हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे, कैसे वो एक हुए थे। उनके बीच मतलब उनके दिलों के बीच वो फीलिंग्स शायद नहीं था, शायद वो प्यार से एक नहीं हुए थे, हालात ने उन्हें एक किया था। वांग जी जो थक कर विंग के ऊपर ही सो रहा था और विंग उसके आंखें भी बंद था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने अपनी आंखों को खोला। लगभग पिछले 3 घंटे से वांग जी और विंग एक ही पोजीशन में लेटे हुए थे। वांग जी विंग के ऊपर सो रहा था और विंग जागा हुआ था, उसके आंखों में नींद नहीं था। विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब विंग को नहीं मिल रहा था। विंग अपने ऊपर लेटे हुए इंसान को अच्छे से देख रहा था। इन 3 घंटे में विंग ने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके मुंह से धीरे से कुछ शब्द बाहर आए। विंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान एक जैसा कैसे रह सकता है? तुम्हें उम्र का छाप तो आया है, लेकिन उस तरीके से नहीं। और आज जो हुआ, क्या ये तुमने मन से किया? लेकिन जवाब देने के लिए वांग जी जागा हुआ नहीं था, वो गहरी नींद में था, जैसे उसे कोई होश ही नहीं है। विंग को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि वांग जी को क्या हो सकता है। विंग ने आसपास कोहरे को देखा और फिर उसने एक तालिस्मान यूज़ किया, जिसकी वजह से वो कोहरा 1 मिनट में ही गायब हो गया। फिर विंग आसपास देखता है, उसे यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ऐसा था जो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या हो सकता है और उन्हें यहाँ पर लाने का मकसद भी क्या हो सकता है, वो भी इस तरीके से उनके साथ ये क्यों किया गया? विंग ये सारे सवाल पूछना तो चाहता था, लेकिन किससे पूछे? आसपास वो महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन किसी को देख नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं देख पा रहा था, सिर्फ पानी और पानी। विंग अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और फिर वांग जी से खुद को दूर करता है, जिससे वांग जी थोड़ा हलचल करने लगा। विंग को लगा वांग जी उठ जाएगा, लेकिन नहीं, वांग जी नहीं उठा। विंग उठता है और अपने रोप्स को पहनता है, वांग जी के रोप से अच्छे से वांग जी को कवर करता है। पता नहीं क्यों उसे बड़ा ही गर्मी लग रहा है वांग जी को ऐसे देखकर, इसलिए उसने बहुत जल्दी वांग जी को अच्छे से कवर कर दिया और फिर वो आसपास देखने लगा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है। कुछ देर अच्छे से देखने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और एक बार अपने मन में कुछ सोचने लगा, फिर आंखों को खोला और वांग जी को देखा। वांग जी अभी भी बेहोशी की तरह पड़ा हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। कुछ ही वक्त में उस हाथ में कुछ आया और विंग ने उसे अपनी मुट्ठियों में भर लिया। फिर विंग कुछ मंत्रों को पढ़ता है और तुरंत एक रास्ता खुल जाता है। विंग ने तुरंत उस चीज़ को अपने अंदर फिर से समा लिया जो कुछ देर पहले विंग ने अपने मंत्रों के द्वारा बाहर निकाला था। वो चीज़ जैसे ही विंग के अंदर समाया, वैसे ही विंग ने गहरा सा ब्रीथ लिया। फिर विंग अच्छे से वांग जी को कपड़े पहना देता है। विंग को इतना तो पता चल गया था कि वांग जी यहाँ पर अब नहीं जागने वाला है, इसलिए विंग ने अच्छे से वांग जी को कपड़े पहना दिया है, बट वांग जी हद से ज़्यादा भारी था। विंग एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और एक और तालिस्मान बाहर निकालता है, वांग जी के ऊपर उसे लगाता है और फिर वांग जी को उठाता है। अब सही है, क्योंकि वांग जी अब चल रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी को पकड़ा हुआ था। वांग जी को कोई होश नहीं था। विंग और वांग जी कुछ देर चलते हैं और फिर उस जगह से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, वो गेट अपने आप बंद हो गया। वो जो दरवाज़ा विंग ने खोला था वो अपने आप बंद हो गया। विंग और वांग जी लैन कबीले के पीछे वाले पहाड़ी में झरने के पास आके पहुँचे थे, जहाँ पर विंग ने वांग जी को बिठा दिया और झरने के पास चला गया। वहाँ से ठंडा पानी लिया और फिर
वांग जी के पास वापस आया। वांग जी के फेस के ऊपर वो ठंडा पानी विंग ने एकदम डाल दिया था, जिससे वांग जी जैसे होश में वापस आया। वांग जी चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक तो उसका दिमाग एकदम ब्लैंक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, क्या हो रहा है, अंधेरा क्यों है, क्योंकि विंग और वांग जी जब पहुँचे थे तब अंधेरा ही था। विंग ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और ये रियलाइज़ किया कि ये मिडनाइट है। बट वांग जी उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये मिडनाइट है और वो अपने ही क्लैन के पीछे वाले पहाड़ी में है, और फिर उसे एक एक करके वो सारे पल याद आने लगे जो उसने विंग के साथ बिताया है, जिन्हें याद आते ही वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने परेशानी से अपने सामने खड़े विंग को देखा और अपने आप को। चांद की रोशनी में विंग की आंखों में वो सख्त भाव वांग जी देख पा रहा था। वो हैरान था, ये सख्त भाव उस विंग का है, मतलब वी वुशियान का है, वांग जी के विंग का है, जो कई सालों पहले जब विंग येलिंग पेट्रियार्क बना था तब उसके आंखों में दिखता था। लेकिन कई सालों बाद जब वांग जी ने विंग को वापस देखा, मतलब लियांग विंग को देखा, तब वांग जी को विंग की आंखों में वो शक्ति नहीं दिखा था। विंग की आंखों में चाइल्डिश एक भाव था और जिद था, थोड़ा घमंड भी था। वांग जी ने यही सब देखा था लियांग विंग की आंखों में। लेकिन अभी जो विंग उसके सामने है, उसके आंखों में येलिंग पेट्रियार्क दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? और उनके साथ जो हुआ, वांग जी ने जो किया, क्या वो विंग को याद है? क्या वांग जी कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में डूब गया था। उसने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया उसने? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या विंग को याद है वांग जी ने उसके साथ क्या किया? क्या विंग अब उससे नफरत करेगा? क्या विंग उससे बात नहीं करेगा? इतना सारा कुछ सोचते हुए वांग जी के मुंह से सिर्फ यही निकला, विंग। विंग का आंखें थोड़ा नरम पड़ गया था ये आवाज़ सुनकर, लेकिन दूसरे ही पल उसके आंखों में वो शक्ति वापस आ गया था। विंग ने अपने आवाज़ को एकदम मजबूत करते हुए कहा, हंगमत जुन, बहुत रात हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, मैंने कर्फ्यू तोड़ा है तो कल मैं इसका पनिशमेंट ले लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ गया, वांग जी को वहीं पर रखकर। वांग जी कुछ देर वहाँ पर बिना कुछ बोले बैठा रहता है। क्या उसने गलत कुछ कर दिया? क्या ये उसका विंग नहीं है? नहीं, वांग जी और कुछ भी नहीं सोच पा रहा, कुछ भी नहीं। वांग जी ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन दूसरे ही पल विंग की आंखों का वो भाव जो अभी वांग जी ने देखा, वो वांग जी को याद आया। वो याद आते ही वांग जी जैसे अपने सारे सवालों का जवाब विंग के उन आंखों के भाव को देखकर ही पा गया, मतलब उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। वांग जी उठकर खड़ा होता है और विंग जिस रास्ते से गया था ना, उस रास्ते की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा विंग, मुझे पता है तुम मेरे ही विंग हो, तो अब मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दम से निभाऊंगा। तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगा, चाहे इस बार तुम खुद ही मुझसे अलग क्यों ना होना चाहो, लेकिन मैं इस बार तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये कहते हुए वांग जी चला गया, वो भी अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। विंग जहाँ अपने क्वार्टर में आया और देखा कि यून वहाँ पर नहीं है, जिसे देखकर विंग को अजीब लगा, लेकिन विंग का शरीर बहुत दुख रहा है। इंटीमेसी के बाद विंग बिल्कुल भी नहीं सोया था। इंटीमेसी के दौरान पहले तो विंग को कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ था, एक अलग नशे में वो डूबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे विंग के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती गए। विंग की आंखों में कुछ आने लगा जो बहुत दर्दनाक था, एक के बाद एक वो दर्द विंग को दिखने लगे जो सहने के काबिल विंग नहीं था, लेकिन उस वक्त विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो अभी विंग का शरीर काम नहीं कर रहा था, साथ में उसने अपनी बहुत सारा एनर्जी उस जगह से बाहर निकालने में लगा दिया था जिस जगह पर वांग जी और विंग अटके हुए थे। तो अभी विंग को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। विंग बिस्तर में लेट गया,
और तुरंत उसका आँख लग गया, वो सो गया, गहरी नींद में सो गया। उसका बॉडी पेन कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो अभी वो चाहकर भी यून को ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई भी विंग को जगाने के लिए नहीं आया। विंग बहुत देर तक सोया और फिर जाके विंग उठा था। उठते ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो लैन क्लैन में है और यहाँ पर तो 5 बजे उठा जाता है, जिसे सोचते ही विंग का मुंह बिगड़ गया। लेकिन फिर भी वो उठा। उठने के बाद समय ऑब्वियसली 5 से बहुत बहुत ज़्यादा बज चुका है। अभी शायद सुबह के 10 बज रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विंग को कोई भी बुलाने नहीं आया था। यून भी नहीं आया। ये सोचकर विंग को चिंता हुआ यून के लिए। इसलिए विंग बाहर निकलता है। वो फ्रेश होता है और बाहर निकलता है। अभी आसपास कोई भी नहीं है, जिसे देखकर विंग को अजीब लगा। लैन क्लैन में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, लेकिन आसपास हमेशा डिसिपल्स रहते हैं। वो इधर उधर अपने कामों में भटकते रहते हैं। अपने अपने ड्यूटीज़ को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर वो इतने सीरियस होते हैं कि हर काम टाइम में करना पड़ता है। हर काम वो टाइम में करते भी हैं, जिस दौरान वो हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं। कभी लाइब्रेरी, कभी किचन, कभी यहाँ कभी वहाँ, चलते ही रहते हैं डिसिपल्स। लेकिन आज पूरा खाली है। विंग को अजीब लगा तो विंग आगे बढ़ गया। कुछ देर आगे बढ़ते ही विंग वांगजी के सामने आ गया। मतलब वांगजी भी सामने से आगे ही आ रहा था। उसके चेहरे में भी अजीब सा ही एक्सप्रेशन था। वो भी पता नहीं कैसे आज बहुत देर तक सोया। शायद थकावट की वजह से। जो एक्टिविटी, मतलब डेली नाइट एक्टिविटी उसने विंग के साथ किया था, उसका अलग ही थकान था वांगजी के अंदर। ऊपर से वहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो वांगजी के पूरे शरीर को अलग ही नशे में डुबा रहा था, जिसका नशा शायद यहाँ पर आके भी वांगजी के अंदर से नहीं गया था। इसलिए उसकी आंखों में भी बहुत गहरा नींद आ गया था, जो टूटते टूटते इतना ज़्यादा देर हो गया। लेकिन वांगजी भी हैरान है। आज आसपास कोई भी नहीं है। जिंगशी के आसपास भी वांगजी ने किसी को नहीं देखा। इतनी देर तक वो सोया, लेकिन कोई भी डिसिपल या फिर ब्रदर उसे जगाने के लिए नहीं आए, जिसे सोचकर वांगजी को थोड़ा टेंशन हुआ। क्या हो सकता है, सारे लोग गए कहाँ हैं? वांगजी और विंग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तुरंत अपने अपनी नज़रों को हटा लेते हैं। वांगजी थोड़ा गिल्ट में था। विंग को बिना परमिशन इतनी गहरी तरीके से छूने की वजह से उसके अंदर ये था कि विंग शायद उसे गलत समझ रहा है। इसीलिए वांगजी विंग के नज़रों से खुद का नज़रें नहीं मिला पा रहा था। और विंग, उसके अंदर एक अलग इमोशन था जो वो अभी किसी को समझने नहीं देना चाहता। इसीलिए उसने बस अपनी नज़रों को फिरा लिया और फिर आगे बढ़ गया। वांगजी भी विंग के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वांगजी, विंग, वो दोनों ग्राउंड में आ गए, जहाँ पर बहुत लोग थे। मतलब सारा कबीला शायद यहीं पर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी एक डिसिपल का नज़र वांगजी और विंग पर पड़ा। वो डिसिपल थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, हंगवन जुन और यंग मास्टर वी वापस आ गए हैं। बस इतना ही कहना था कि सबका नज़र विंग और वांगजी पर पड़े। सब घूमकर विंग और वांगजी को देखने लगे। विंग जो समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। विंग और वांगजी को देखकर सारे डिसिपल्स एक एक करके उनके सामने से हट गए। वो दोनों आगे बढ़ गए ग्राउंड के अंदर। वहाँ पर जाके देखते हैं कि सभी वहाँ पर है। मतलब सारे क्लैंस के क्लैन लीडर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स सभी वहाँ पर थे। और क्लैन के मेम्बर्स भी वहाँ पर थे। मतलब अंकल लैन, कुरैन और शिचन की वाइफ, सभी वहाँ हैं। लेकिन विंग का नज़र वो तो एक जगह पर जाके अटक गया था। वो था यानली, जो खुद भी विंग को देखे जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा विंग को लग रहा था उसके चेहरे को देखकर। विंग ने अपने मन में ही कहा, शिजिए। विंग के दिल से ये आवाज़ आया कि वो बुलाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, अपनी मुट्ठियों को कस लिया, लेकिन अपनी नज़रों को वो फिरा नहीं पाया। यानली जो खुद को रोक नहीं पाई, एक बार फिर वो दौड़ के सबके सामने आई और बिना किसी हिचकिचाहट उसने विंग को गले से लगा लिया। विंग का रिएक्शन बहुत ही मिक्स था। वो भी उतने ही ज़ोर से अपने शिजिए को गले लगाना चाहता था, लेकिन वो नहीं लगा पा रहा था। कहीं कुछ अटक रहा था।
कहीं कुछ ऐसा था जो विंग को रोक रहा था, इसलिए विंग खुद को अपनी मुट्ठियों को कसने से रोक नहीं पाया। उसने यानली को खुद से दूर नहीं किया, लेकिन बैक हग भी नहीं किया और ना ही कुछ कहा। यानली विंग के सर को सहलाता है और रोते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ पर थे? हाँ, इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आया ना? यानली अच्छे से विंग को चेक करने लगी। नहीं, विंग को कहीं भी चोट नहीं लगा। अब विंग अपने मुंह को खोलता है और कहता है, नहीं महारानी यानली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यानली कुछ देर तो चुप रहती है। विंग के मुंह से जो शब्द उसने सुने, महारानी यानली, ये बहुत दूर करने वाला है। ये उसका विंग है, उसे पता है। ये उसका वो छोटा सा आशियान है जिसे यानली ने अपने हाथों से बड़ा किया था। वो आशियान है जिसके लिए यानली के बचपन में ही उसके दिल में एक माँ जाग उठा था, जिसने हमेशा विंग को प्यार किया, हमेशा विंग को ये एहसास दिलाया कि यानली हमेशा विंग के लिए है। ये वही आशियान है। यानली कैसे अपने आशियान को भूल सकती है? उसने विंग को जन्म नहीं दिया था और ना ही विंग के साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन था। जब विंग और यानली मिले थे तब यानली भी छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो माँ जाग उठा था। कहते हैं ना, जन्म देने से भी ज़्यादा पाल पोस कर बड़े करने वाले का हक सबसे ज़्यादा होता है। तो यानली का भी वही था। यानली कैसे अपने आशियान को नहीं पहचान सकती? उसने पहले दिन ही पहचान लिया था, ये उसका आशियान है। हाँ, थोड़ा बदल गया है। तो यानली के दिल में थोड़ा दर्द हुआ जैसे ही विंग ने महारानी यानली कहा, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर अपने हाथों से विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे विंग? विंग कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अंकल कुरान ने कहा, हाँ वांग जी और विंग, तुम दोनों इतने दिनों से कहाँ पर थे? लगभग 15 दिन बीत चुका है। तुम दोनों कहाँ चले गए थे बिना बताए? वांग जी और विंग एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे। वांग जी और विंग के दिमाग में एक ही सवाल आया, 15 दिन? लेकिन आज से लगभग 16 साल पहले जब ऐसा ही कुछ हुआ था, वांग जी और विंग कोल्ड पॉन्ड में गिरे थे और फिर वहाँ से ठंडी गुफा में पहुँच गए थे। वहाँ पर कुछ घंटे रहने के बाद ही जब वो बाहर आए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें पता चला कि वो लगभग 3-4 दिनों से गायब है। जिसे सुनकर वो लोग हैरान हुए थे, लेकिन फिर भी 3-4 दिन और 15 दिन ये बहुत ज़्यादा होता है। अपने सोच के अंदर ही वांग जी ने अंकल को जवाब दिया, अंकल हमें नहीं पता हम कहाँ पर थे। वो जगह अजीब था, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा था। बस इतना कह के वांग जी रुक गया। अंकल कुरान के सर पर पसीना आ गया। वो सोचने लगे कि वो कहाँ पर फंसे होंगे। अंकल कुरान जो पहले वाले घटना को जानते थे, वांग जी ने अंकल कुरान को बताया था कि वो और विंग कैसे ठंडी गुफा में फंस गए थे और कैसे वो महागुरु लैन ई से मिले थे। वो सब अंकल कुरान को याद था। इसलिए जब इस बार अंकल कुरान ने यह सुना कि वांग जी और विंग गायब हो गए हैं तो उन्होंने पहले ही ठंडी गुफा को चेक किया था। वो खुद गए थे ठंडी गुफा में, लेकिन वहाँ पर वांग जी और विंग नहीं थे। इसलिए अंकल कुरान के सर पर चिंता आ गया। उनके माथे पर पसीना भी आ रहा था और उनके माथे पर हल्की रेखाएं भी आ गया था चिंता की। अंकल कुरान अपने मन में सोच रहे थे कि इस बार विंग और वांग जी कहाँ फंसे थे। ये तो वो विंग नहीं है, ये तो लियांग विंग है। चेहरा एक हो सकता है लेकिन दोनों इंसान एक नहीं हो सकते। तो फिर वांग जी और विंग कहीं पर ऐसे कैसे फंस सकते हैं, कैसे? लेकिन इन सवालों का जवाब अंकल कुरान के पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने गहरा सा ब्रेथ लिया और अपने मन में सोचा, आगे क्या करना होगा। इस जगह पर अभी सभी थे, ऐसे ही हंगवन जुन और एक न्यू डिसिपल जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का है भी नहीं। मतलब यहाँ पर जितने भी क्लैन हैं, इन क्लैंस में किसी भी क्लैन का है भी नहीं, वो गायब हो गया है। ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था। एक एक करके सारे क्लैंस को ये बात पता चला और सब एक एक करके आने लगे थे। आज यहाँ पर सारे क्लैंस मिलकर ये डिसाइड करने वाले थे कि कहाँ पर ढूंढना होगा वांग जी को और विंग को। लेकिन उससे पहले ही वांग जी और विंग आ गए हैं। जिंगलिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। विंग जो धीरे धीरे अपने दोस्तों के पास जाता है, मतलब आयुआन के पास जाता है,
विंग को आयुआन को देखकर ही उसे गले लगाने का दिल कर रहा था। उससे बहुत सारी बातें पूछने का दिल कर रहा था। आयुआन कैसे कैसे जी रहा था इतने सालों से? क्या उसे एक अच्छा लाइफ मिला जैसे वो चाहता था, जैसे विंग चाहता था? क्या उसे वो लाइफ मिला? क्या आयुआन अपनी ज़िंदगी से खुश है? ये सब कुछ विंग को जानना था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। वो बस आयुआन के सामने गया। आयुआन वरीड था। उसने विंग को अपने सामने देखा और कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने बस अपना सर हिलाया, लेकिन वो कुछ कहा नहीं। और कुछ कहने जाता उससे पहले ही जिंगी आया और विंग के ऊपर चढ़ गया। उसने कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हें पता है हम सब कितने डर गए? वहाँ पर वन हान वन ही भी आए। वो सब एक साथ बातें कर रहे थे, मतलब आयुआन, जिंगी, वन हान, वन ही, ये चारों और विंग, इन पांचों के बीच बातें हो रहा था। सब विंग के लिए वरीड थे और विंग के लिए कितना चिंता कर रहे थे, ये सब बोल रहे थे। तभी विंग चिंता करते हुए कहता है, यून कहाँ पर है? वो कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। ये सुनने के बाद ही सबका चेहरा एकदम बदल सा गया था। सब उदास हो गए। जिंगी ने कहा, हमें भी नहीं पता यून कहाँ पर है। तुम जब नहीं मिल रहे थे तब यून हमारे साथ ही तुम्हें ढूंढ रहा था। लगभग 5 दिनों तक यून हमारे साथ तुम्हें ढूंढता रहा। फिर पता नहीं वो कहाँ खो गया। हमें वो नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। हम भी यून को ढूंढ रहे हैं तुम्हारे साथ, और हंगवन जून के साथ यून भी जैसे कहीं गायब हो गया। विंग हैरान हो गया, यून गायब हो गया? लेकिन कैसे? विंग के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, क्या हो सकता है ऐसा कुछ? अगर ऐसा कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। विंग अपने मन में ये बात कहता है, तभी विंग के कानों में जिंगलिन का आवाज़ आता है। जिंगलिन जो बहुत ही घमंडी तरीके से कहता है, इतना भाव खाने का क्या ज़रूरत है? एक तो तुमने हम सबको परेशान किया, तुम्हारी वजह से हम सभी का कितना वक्त ज़ाया हुआ। अब तुम्हारे उस दोस्त की वजह से नहीं, तुम्हारे उस बड़े भाई की वजह से हमारा और भी वक्त ज़ाया होगा। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम हमारे साथ हो ही क्यों? एक किसान का बेटा होकर तुम्हें किसान ही बनना चाहिए था। इतना ऊंचा सपना देखने का क्या ज़रूरत था? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारी वजह से हम सब और ज़्यादा परेशानियां नहीं झेल सकते। जिंगलिन ने ये बात ज़ोर से कहा था और जिंगलिन के बातों को सबने सुना था। कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि अब सभी को तो ये बात हजम नहीं हो रहा था कि एक किसान का बेटा किसान ना बनकर कल्टीवेटर बनने चला है और उसे लैंड क्लैन में बुलाया गया है। वो भी यहाँ पर सारे बड़े बड़े क्लैंस के राजकुमार और राजकुमारियाँ आए हुए हैं, उनके बीच उसे पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था जिंगलिन के कहे गए बातों को सुनकर। लेकिन यानली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानली आगे आई और उसने थोड़ा सा सख्ती से कहा, जिंगलिन ये सब क्या कह रहे हो तुम? जिंगलिन अपनी माँ की बातों को सुनता है और कहता है, माँ मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हो अंकल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अंकल है। ये एक किसान का बेटा है, एक गरीब इंसान। ये सारे गरीब लोग एक जैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची। इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नीची जाति है, तो इनके साथ हमें चलना भी नहीं चाहिए। ये सब जिंगलिन ने बहुत ही घमंडी तरीके से कहा, जिसे सुनकर विंग का पूरा शरीर जल उठा। विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे बने हो, एकदम बदतमीज़। अपनी माँ का एक भी गुण तुम में क्यों नहीं आया? ये बात विंग ने चिल्लाते हुए कहा। उसके आंखों में साफ साफ बहुत भयानक वाला गुस्सा दिख रहा था। विंग की बातों को सुनकर सब हैरानी से विंग को देखने लगे। एक पल के लिए सबने येलिंग पेट्रियार्क को देखा। सबको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन सब कुछ कह पाते उससे पहले ही एक आवाज़ सबके कानों में आया। वो यून था। यून चिल्लाते हुए कहता है, विंग विंग। और सारे लोग एक बार फिर पीछे मुड़ते हैं। इस बार यून था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर विंग का चेहरा फीका पड़ गया। विंग ने कहा, यून तुमने ऐसा क्यों किया? हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। कल मिलेंगे। बाय बाय।